हिस्सा अव्वल ज़ोंबीज़ के एक बहुत बड़े हुजूम की तौजा अपनी जानिब मबजूल करवाने की गरज से निक अपना ग्रेनेड लॉन्चर निकालता है। वो दरस्त निशाना लेकर बगैर कोई लम्हा जाया किए टरगर दबा देता है। पलक झपकते ही एक इंतहाई लर्जा खीज धमाके होता है। इस धमाके की हैबत नाक गूंज सुनकर आसपास मौजूद तमाम ज़ोंबीज़ इसी समत मतवजा हो जाते हैं। नजाकत को भानपते हुए दोनों फौरन अपनी गाड़ी में सवार होते हैं और पूरी तेजी से उन ज़ॉम्बीज़ के हुजूम की जानिब गाड़ी दौड़ा देते हैं। इसी दौरान अचानक एक ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी से बुरी तरह टकराता है। ये टक्कर इतनी शदीद थी कि वो इफरीत उछलकर सीधा गाड़ी की छत पर जा गिरता है। ताहिम वो दोनों रखे बगैर अपना सफर जारी रखते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, ये बात अयां हो जाती है कि टराए और निक कोई मामूली इंसान नहीं है। उनके सरों पर ऐसा जुनून और नडरपन सवार है कि मौत को सामने पाकर भी वो खतरात के सीने में उतरने से ग्रेज नहीं करते। कुछ देर की मसाफत के बाद उनकी गाड़ी सीधी एक कैंप से जा टकराती है। ऐन इसी वक्त एक ज़ोंबी अचानक नमूदार होकर वंड स्क्रीन पर जोरदार हमला करता है। वो दोनों किसी न किसी तरह उसे वहां से हटाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर तब तक काफी देर हो चुकी होती है। जो ही वो गाड़ी से बाहर कदम रखते हैं, हर समझ से ज़ोंबीज उनकी तरफ लपकने लगते हैं। खुद को निर्गे में पाकर वो तेजी से एक हेलीकॉप्टर की जानिब भाग खड़े होते हैं। रास्ते में रुकावट बनने वाले ज़ॉम्बीज को मौत के घाट उतारते हुए टराए हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलता है और वो दोनों भी मुश्किल अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। वक्ती तौर पर तो उनकी जान बच जाती है, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। वो हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर ज़ोंबीज के घेरे में आ चुका था। बाहर बेशुमार ज़ोंबीज खड़े थे और वहां से फिरार का कोई बज़ाहिर रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दूसरी जानिब एक तह खाने में छिपे हुए लोग शदीद खौफ और मायूसी के आलम में बैठे थे। उनके चेहरों से उम्मीद की किरणें दम तोड़ चुकी थीं। ये दिलखराश मंजर देखकर एलिसिया भी शदीद जहनी दबाव का शिकार होने लगी। बस एक गनीमत ये थी कि उनके पास राशन और जरूरी अशिया की कोई कुलत नहीं थी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, लोगों के दिलों में डर, खौफ और इत्तराब में इजाफा होता जा रहा था। और फिर अचानक उन्हें एक ऐसे संगीन मसले का इदराक हुआ जिसने उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया। दर हकीकत वहां का वेंटिलेशन सिस्टम, हुआ की आमदोरफ्त का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ठिप हो चुका था। अगर जल्द उस जल्द हुआ की बहाली का इंतजाम न किया जाता तो बाहर खड़े ज़ोंबीज के बजाय ऑक्सीजन की कमी ही इन सब की जान ले लेती। इस संगीन सूरत हाल का अंदाजा होने पर तमाम लोग जमा हुए और कोई लायहा अमल तैयार करने लगे। तवील बहसो मुबासे के बाद ये तय पाया कि लिया और मीट डाक पाइपलाइन के अंदर जाकर इस वेंटिलेशन सिस्टम को दोबारा फ़ाल करने की कोशिश करेंगे। ताहम उनके सामने एक बहुत बड़ी रुकावट थी। जिस स्विच के जरिए हुआ का निज़ाम बेहाल हो सकता था, वहां तक रसाई में करीबन 2 घंटे दरकार थे, जबकि तह खाने में बच जाने वाली ऑक्सीजन सिर्फ 1 घंटे तक ही उनका साथ दे सकती थी। उसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर कोई हंगामी कदम न उठाया गया तो मंजिल मकसूद तक पहुंचने से कबल ही वो सब दम घटने के बाद मौत के मुना में चले जाएंगे। एन उसी वक्त लीजा के जिहन में एक इंतहाई खतरनाक मगर होशमंदी पर मबनी ख्याल आया। उसने मशूरा दिया कि यहाँ जितने कम लोग सांस लेंगे, ऑक्सीजन का खर्च इतना ही कम होगा और कार्बन डाई ऑक्साइड का इखराज भी घट जाएगा। शायद उस तरकीब पर अमल करके वो कुछ मजीद वक्त हासिल कर सकें। बज़ाहिर ये मंसूबा काफी माकूल मालूम हो रहा था, मगर उसके साथ एक और बहुत बड़ी उलझन भी वाबस्ता थी। वहां मौजूद किसी भी शख्स को ये इल्म नहीं था कि इनमें से किस किस को जोम्बी ने अपना निशाना बनाया है। इस नाजुक घड़ी में उनका असल दुश्मन बाहर खड़े जोम्बीज नहीं, बल्कि तेजी से गुजरता हुआ वक्त था। लीजा ने सबकी जानिब नजर दौड़ाते हुए कहा कि इस वक्त हम जितनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, हमारी जिंदगी का वक्त इतना ही सकड़ता जा रहा है। इसके लहजे में खौफ के साथ साथ एक तल्ख हकीकत भी पोशीदा थी। फिर उसने एक इंतहाई कड़ा फैसला सुनाते हुए कहा, मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों को जुम्बीज ने काटा है वो खुद रजाकाराना तौर पर सामने आ जाएं। ये सुनते ही पूरे हुजूम पर सख्ता तारी हो गया। कोई एक शख्स भी अपनी मौत को खुशदिली से गले लगाने को तैयार न था। हर एक के चेहरे पर मौत की दहशत साफ आया थी। कोई नहीं जानता था कि बाहर की दुनिया में क्या कयामत बरपा है, और न ही उन्हें अपने अगले लम्हे की कोई खबर थी। लीजा ने एक तवील सांस खींची और सबके जज्बात को ठंडा करने की कोशिश की। उसने कहा, मुझे मालूम है कि आप सब खौफजदा हैं, और सच बताऊं तो मेरा भी यही हाल है। हमें कुछ खबर नहीं कि आगे क्या होने वाला है। जब एक पागल किता मीट डाग गुस्से में आकर जबरदस्ती करने पर टल गया, तो आयन इसी वक्त पीटर ने उसे टोक दिया। सबकी हैरत ज़दा निगाहों के सामने पीटर ने आहिस्तगी से अपनी कमीज ऊपर की और अपने पेट पर मौजूद ज़ोंबी के काटने का वाज़ेह निशान दिखा दिया। ये होलनाक मंजर देखकर वहां मौजूद तमाम अफराद हका बका रह गए। पीटर की इस जर्रात के बाद वो तमाम लोग जिन्हें ज़ोंबीज ने काटा था, ये के बाद दीगरे अपनी जगह से खड़े होने लगे। उनमें से चंद की आंखें इश्कबार थीं, जबकि कुछ के चेहरों पर मौत का खौफ लरज रहा था।
पूरे तह खाने में सूख और बेबसी के बादल छा गए। उसी असना में एक चादर में लपटी हुई लड़की भी आहिस्ता से खड़ी हो गई। उसे अपनी जगह से उठता देखकर हुजूम मजीद जज्बाती हो गया। उसकी आंखों से आंसू रवां थे, मगर वो ये हकीकत तस्लीम कर चुकी थी कि अब मौत से फरार मुमकिन नहीं है। इस सारी सूरत हाल में लेजा खामोशी से खड़ी हर मंजर का बगूर जायजा ले रही थी। इसके फौरन बाद लेजा और पागल किता वेंटिलेशन पाइप के अंदर रेंगते हुए अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। अब इन सब की बका का इन्हिसार सिर्फ एक ही बात पर था। क्या वो बरोकत वेंटिलेशन सिस्टम को चालू कर पाएंगे या फिर सबका दम घट जाएगा? और अगर बिलफर्ज वो जिंदा बच भी गए, तो उन्हें उन मुतासरा अफराद से कैसे निमटना होगा जिन्हें ज़ोंबीज़ काट चुके थे? इसी दौरान पैटर दर्द कम करने वाली अद्वियात निकाल लाया। इन दवाइयों की भारी खुराक किसी भी इंसान को कुछ देर के लिए गहरी नींद सला सकती थी। हालात से साफ जाहिर था कि लीजा ये चाहती है कि मुतासरा अफराद बगैर किसी तकलीफ और अजियत के इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। तभी एक शख्स ने लरजती हुई आवाज में सवाल किया, क्या तुम हमारी जान ले लोगी? मगर लीजा ने कोई जवाब न दिया। उसकी ये प्रासरार खामोशी ही तमाम सवालों का जवाब दे रही थी। ये बात रोज़ रोशन की तरह अय्यां थी कि वहां मौजूद हर शख्स के दिल में मौत का खौफ बैठा हुआ था। बिला शब्बा मौत को इतने सुकून से कबूल करना कोई आसान काम नहीं होता। तभी अचानक एक शख्स अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने एक गहरा सांस लिया और प्रज़म लहजे में बोला, मैं तैयार हूं। उसके बाद वो सब अंदर मौजूद एक गोदाम में दाखिल हुए। वो शख्स खामोशी से फर्श पर लेट गया। लेजा उसके करीब बैठी और उसे दर्दकिश दवा का इंजेक्शन लगाना शुरू किया। बेमुश्किल 1 मिनट के अंदर ही उसकी आंखें बोझल होने लगीं और वो मुकम्मल गशी के आलम में चला गया। उसके बाद पीटर ने अंतहाई नरमी से उसके जिस्म की करोट बदली। लीजा ने अपना खंजर निकाला और एक ही भरपूर वार से उसे उसके सर के आर पार कर दिया। चंद ही लम्हों में उस शख्स का किस्सा तमाम हो गया। तकरीबन निस्फ घंटे की कार्रवाई के बाद पीटर के अलावा इन तमाम अफराद को मौत की नींद सलाया जा चुका था जो ज़ोंबीज़ का शिकार हुए थे। अब पेटर की बारी आ पहुंची थी। पेटर ने लीजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तुम्हें अपना काम मुकम्मल करना होगा। लीजा के दिल में ऐसा करने की बिल्कुल हिम्मत न थी, मगर हालात के जबर के तहत उनके पास कोई और मुतबादल रास्ता भी न बचा था। चंद मिनट गुजरने के बाद लीजा गोदाम से बाहर निकल आई। अब इस तह खाने में सिर्फ मामर, नाथवां और थकन से चोर लोग ही बाकी रह गए थे। मगर बुनियादी सवाल हनूज वहीं खड़ा था, क्या इनमें से कोई भी आखिर तक जिंदा बच पाएगा? वक्त तेजी से सरक रहा था और ऑक्सीजन की मकदार मुसलसल गिरती जा रही थी। सूरत इस नहज पर पहुंच गई कि लीजा की अपनी पलकें बोझल होने लगीं। वो आहिस्ता आहिस्ता बेहोशी की वादी में उतर रही थी, जबकि बाकी के तमाम अफराद पहले ही दम घटने के बास फर्श पर गिर चुके थे। अचानक लीजा की नजर करीब ही होने वाली एक इंतहाई खौफनाक हरकत पर पड़ी। एक शख्स मुर्दा लाश को नोच नोच कर खा रहा था। ये मंजर देखते ही लीजा पर वाजे हो गया कि अब वो इंसान नहीं रहा, बल्कि एक खूनी ज़ोंबी का रूप धार चुका है। खतरे को महसूस करते ही लीजा फौरन चौकनी हो गई, मगर वो ज़ोंबी आहिस्ता आहिस्ता इसकी समझ बढ़ने लगा और पलक झपकते ही उसने लीजा पर धावा बोल दिया। ज़ॉम्बी ने उसे दबोचने की पूरी कोशिश की, मगर लीजा ने अपने दोनों हाथों की मदद से उसे खुद से परे धकेलना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन की शदीद कुल्लत के बास उसके जिस्म में मुजाहमत की रमक तक न बची थी। उसके बावजूद उसने हथियार डालने से इनकार कर दिया। उन दोनों के दरमियान एक जानलेवा कशमकश शुरू हो गई। इफरीत मुसलसल हमले कर रहा था, जबकि लीजा अपनी बच्ची खची तवानाई जमा करके उसका डट कर मुकाबला कर रही थी। हर गुजरता लम्हा लीजा को मजीद नढाल कर रहा था। किसी न किसी तरह लीजा इस ज़ोंबी को हिला करने में कामयाब हो जाती है, मगर ऑक्सीजन न होने की वजह से उसकी तमाम तवानाइयां निचड़ चुकी थीं। अब उसके अंदर अपने पैरों पर खड़े रहने की सकत भी नहीं थी और बलाखिर वो भी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। दूसरी जानिब उसके अकब में पड़ी हुई लाशों में अजीब सी हरकत होने लगी। यके बाद दीगरे वो तमाम मुर्दा इंसान ज़ोंबीज में तब्दील होने लगे। देखते ही देखते वहां मुतादिद ज़ोंबीज खड़े हो गए। उद्धर लिया और मेड डाग हजार मुश्किलों के बाद वेंटिलेशन शाफ्ट के करीब पहुंचने में कामयाब हो गए थे, मगर वहां पहुंचते ही उन्हें एक नई अफताद का सामना करना पड़ा। शाफ्ट के ऐन ऊपर एक ज़ोंबी लटक रहा था और ऐसा मालूम होता था कि इसी की वजह से हुआ का रास्ता मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुका है। अब इस वेंटिलेशन सिस्टम को चलाने का वाहिद हल ये था कि इस रकावट बनने वाले ज़ॉम्बी को रास्ते से हटाया जाए। मगर ऑक्सीजन की शदीद कमी अब उनके जिस्मों पर अपने महलक असरात मरतब करने लगी थी। मेड डाग के कदम डगमगाने लगे और वो अचानक फर्श पर गिर गया। इसी लम्हे ऊपर लटका हुआ इफरीत भी धड़ाम से नीचे आ गिरा। अब लिया का बराह रास्त इस खतरे से सामना था। ज़ोंबी बस इस पर झपटने ही वाला था कि लिया ने अपने एक हाथ से इसे पीछे की तरफ रोका और दूसरे हाथ से अपनी जेब से पिस्तौल निकालने की जदोजहद करने लगी। चंद ही सेकेंड्स में उसने अपना हथियार निकाला और बना कोई लम्हा जाया किए फायर कर दिया। इस तंग व तारीक जगह पर
फायर की आवाज उस कदर जोरदार थी कि उनके कानों के पर्दे साएं साएं करने लगे। मगर उसका बेहतरीन नतीजा ये निकला कि फायर के साथ ही हुआ कि गुजरगाह खुल गई और बलाखिर वेंटिलेशन सिस्टम ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब बेहोश पड़ी लीजा की सांसें बहाल होने लगीं और उसे होश आ गया। जागते ही उसने अपने ऊपर पड़ी हुई लाश को पूरी ताकत से धिका देकर परे फेंका, मगर उसके सामने का मंजर पहले से कहीं ज्यादा दहशतनाक था। अब तह खाने में उसके अलावा करीबन हर शख्स ज़ोंबी बन चुका था। नज़ाकती हाल को भांपते हुए लिया ने करीब ही पड़ा एक खिंजर उठाया और इन दरंदों पर टूट पड़ी। वो अपनी जान बचाने की खातिर एक एक करके इन सब का मुकाबला करती रही। ज़ोंबीज का गोल मुसलसल इसकी जानिब बढ़ रहा था और लिया पीछे की तरफ हटते हुए अपना दिफा करने की कोशिश में थी। एक ज़ोंबी ने उस पर छलांग लगाई, मगर उसने फिरती दिखाते हुए ऐन वक्त पर उसे खिंजर के वार से ढेर कर दिया। तभी एक और ज़ोंबी ने आकबी समझ से उस पर हमला कर दिया। लिया ने पलक झपकते ही मड़कर उसका भी काम तमाम कर दिया। मगर उस तवील और थका देने वाली जदोजहद के बाद उसकी हिम्मत जवाब देने लगी और वो नढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी उसने पास मौजूद रेक से एक बंदूक उठा ली। अब उसका वाहिद मकसद किसी भी सूरत वहां से फरार होना था। मगर संगीन मसला यह था कि ज़ोंबीज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा था। अगर चालिया लड़ने की भरपूर सलाहियत रखती थी, मगर इतनी बड़ी तादाद का तन तुनहा मुकाबला करना तकरीबन नामुमकिन था और जल्द ही वो उनके निर्गे में आ गई। मगर ऐन इसी वक्त तह खाने का सदर दरवाजा खुला। मेडी और वोक अंदर दाखिल हुए। उनकी हालत देखकर अंदाजा हो रहा था कि उन्होंने बाहर मौजूद ज़ोंबीज का मुकम्मल सफाया कर दिया है। तबाह हाल खेतों और बर्बादी को देखकर वो सब समझ चुके थे कि अब उस जगह ठहरना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। उनके ख्याल में पनाह लेने के लिए सबसे महफूज मकाम डीम था। इसके बाद मेडी ने लिया को तलाश किया और उसे ये खुशखबरी दी कि उसके वालिद अभी तक हयात हैं। हैरत एंगेज तौर पर यह खबर सुनकर भी लिया के चेहरे पर कोई खास तासर न भरा। उसने पास खड़े वो की जानिब देखा, जिसने इस बात में सर हिलाकर इस बात की तस्दीक कर दी। ये देखते ही लिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। इतने तवील इरसे की नाउमीदी के बाद पहली बार उसे रोशनी की कोई करण नजर आई थी। मगर ये वक्त जज्बात में बह जाने का नहीं था। उन्हें फील फूर वहां से निकलना था, बसूरत देगर कुछ ही देर में मजीद ज़ोंबीज वहां का रख कर लेते। इसी दौरान ली ने जेक के बारे में दरियाफत किया। निक ने खामोशी से नफी में सर हिला दिया। इसके इस अमल ने सारी कहानी बयान कर दी थी। जीक अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। ली ने भराई हुई आवाज में पूछा कि वो कैसे मरा। तब निक ने इंकिशाफ किया कि जीक को ज़ोंबी ने काट लिया था और मजबूरी की हालत में उसे खुद जीक को गोली मारकर इस अजियत से नजात दिलानी पड़ी। ये होलनाक सच्चाई सुनकर वहां का माहौल मजीद सोगवार हो गया। फिर लिया ने सवाल किया कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में ज़ोंबीज यहां कैसे आ गए। मगर निक ने इस बात का कोई वाजिह जवाब नहीं दिया। इसने महज इतना बताया कि टराय ने इन अफरीतों को पहले ही देख लिया था और वो सबको खबरदार करना चाहता था, मगर तब तक पानी सिर से गुजर चुका था। ऐसा मालूम होता था कि वो अब टराय का साथ देने का फैसला कर चुका है। वक्त की नजाकत को समझते हुए मैडी ने कहा कि हमें फौरन यहां से निकलना होगा। डिनिल इस वक्त डेम पर उनकी राह तक रहा था और हालात के पेश नजर वही जगह सबसे ज्यादा महफूज तस्वुर की जा रही थी। मगर उन पे दर पे हादिसात और जीक की हलाकत के बाद ली का दुनिया पर से एतमाद मुकम्मल तौर पर उठ चुका था। इसे अब यूं महसूस होता था कि इस करह अर्ज पर कोई भी जगह महफूज नहीं रही। वो इस भागदौड़, मार धाड़ और खौफ से भरी जिंदगी से आजिज आ चुकी थी। लिहाजा उसने यह कतई फैसला कर लिया कि वो उनके साथ नहीं जाएगी, बल्कि अपनी मंजिल का तयन खुद करेगी। मेडी के पास उसके फैसले का एहतराम करने के सिवा कोई चारा न था। रुखसत होने से कबल मेडी ने ली को डीम का मुकम्मल पता समझा दिया, ताकि अगर कभी उसका इरादा बदले तो वो उन तक पहुंच सके। अपनी मां से जज्बाती अलविदा के बाद ली एक गाड़ी में सवार होकर अपनी राह पर निकल पड़ी। किसी को इल्म नहीं था कि अब उनकी दोबारा मुलाकात कभी हो सकेगी या नहीं। इसके बाद मेडी और इसके देगर साथी भी डीम की जानिब रवाना हो गए। मगर रास्ते के दौरान गाड़ी की पिछली नशस्त पर बैठी लिया कि हालत देखकर मेड डाक को कुछ गैर मामूली खटका महसूस हुआ। इसे अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। इसने फौरन वाक को गाड़ी रोकने की हदायत की, मगर उससे पहले की गाड़ी रखती, लिया चलती हुई गाड़ी से बाहर कूद गई। इस अचानक अफताद पर वोक ने फौरन ब्रेक लगा दी। मेड डाक फौरन उसकी जानब भागा, मगर लिया ने सख्ती से उसे अपने करीब आने से रोक दिया और फिर उसने एक ऐसा लर्जाखीज इंकिशाफ किया जिसे सुनकर सबके पैरों तले से जमीन खसक गई। लिया ने बताया कि इसे एक ज़ोंबी ने काट लिया है और अब वो किसी भी लम्हे एक खूनख्वार दरिंदे में तब्दील हो सकती है। बदकिस्मती से लिया भी इस मूजी वबा का शिकार हो चुकी थी। इसे ये जख्म वेंटिलेशन शाफ्ट के अंदर होने वाली कशमकश के दौरान लगा था। मैडी और देगर साथियों को खतरे से महफूज रखने की खातिर लिया ने सबको हिदायत की कि वो इससे फासला बनाए रखें।
वो बखूबी वाकिफ थी कि ज़ुम्बी के काटने का हतमी नतीजा क्या निकलता है। इसलिए अब उसकी जिंदगी की महज एक ही आखिरी तमन्ना बाकी रह गई थी। मुझे बस मेरे वालिद तक पहुंचा दो। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? मैडी, मुझसे वादा करो। मैडी ने रोते हुए उससे वादा कर लिया। तकरीबन 1 घंटे के कठिन सफर के बाद वो लोग ट्रेडिंग पोस्ट पहुंच गए। ताहिम तिजारती सरगर्मियां शुरू होने में ताहाल चंद घंटे बाकी थे। डिनील और उसके देगर साथी भी अभी तक वहां नहीं पहुंच पाए थे। इसी दौरान ओल्ड ब्लैक ने मैडी को एक तरफ ले जाकर सख्त वार्निंग दी। इसने मुतनब्बा किया कि अगर ट्रेडिंग पोस्ट की इंतजामिया को यह मालूम हो गया कि लिया वायरस से मुतासिर है, तो वो उसे मारने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। मगर मैडी को अब उन पाबंदियों की कोई परवाह न थी। इस वक्त लिया के लिए आराम नागजीर था। मैडी ने लिया की ढारस बंधाते हुए उसे मुस्कुराने का कहा, ताकि किसी को उसकी अबतर हालत का शक न गुजरे। अब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि क्या वो बगैर किसी की नजरों में आए अंदर दाखिल हो पाएंगे। कुछ देर इंतजार के बाद वो ट्रेडिंग पोस्ट के मरकजी दरवाजे तक पहुंच गए। वहां के उसूलों के तहत उन्हें अपने तमाम हथियार मुहाफिजों के हवाले करने पड़े। उनकी खुशकस्मती थी कि किसी की नजर लिया कि खराब हालत पर नहीं पड़ी और वो बखीरियत अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। अंदर पहुंचते ही मेडी ने फिरती से फर्श पर एक कंबल बिछाया और वाकर ने इंतहाई एहतियात से लिया को उस पर लिटा दिया। मगर जैसे जैसे वक्त की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, लिया की तबीयत मजीद बिगड़ती जा रही थी। इसे शदीद बुखार ने जकड़ लिया था। मैडी ने अद्वियात तलाश करने का फैसला किया और वाकर को हदायत की कि वो लिया का ध्यान रखे। मगर जैसे ही वो बाहर की जानिब निकली, ओल्ड ब्लैक उसके पीछे आ गया। ओल्ड ब्लैक के नजदीक ये सब महज वक्त और कीमती वसाइल का जया था। इसने मैडी को याद दिलाया कि अंदर आने की फेस के तौर पर वो पहले ही अपने आधे हथियार दे चुके हैं। इसकी नजर में मैडी का ये जज्बातीपन एक दिन उन सब की मौत का परवाना बन सकता था। मगर मैडी अपने इरादे पर चोटान की तरह कायम रही। उसने लिया से वादा किया था कि वो उसे उसके वालिद से मिलवाएगी, और डेनियल रास्ते में ही था। अगर वो अपनी बेटी को इसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात में न देख सका, तो शायद वो खुद को ताहियात माफ न कर पाए। मगर ओल्ड बले के दिल में इन जज्बाती बातों के लिए कोई जगह नहीं थी। एक कट्टर ताजिर होने की हैसियत से वो सिर्फ नफर और नुकसान के तराजू में चीजें तोलता था। अगरचा वो डेनियल की खतरनाक फितरत से बखूबी वाकिफ था, मगर फिर भी उसने कहा कि आइंदा इस शख्स से मुकम्मल फासला रखा जाएगा। फिर उसने मैडी को ताना देते हुए कहा, आज की उस तबाह हाल दुनिया में वसाइल से बढ़कर किसी शे की अहमियत नहीं, और तुम इन चंद बची खची चीजों को भी जाया कर रही हो। तुम एक जलाद सिफत इंसान से रहम की भीख मांग रही हो। वो तुम्हारी कभी मदद नहीं करेगा। क्या तुम उससे खौफजदा हो? ठीक है, हम इंतजार करते हैं। मैं भी देखता हूं कि जब तुम इस पानी की कीमत चुकाने आओगी जिसकी तुम्हें सरे से जरूरत ही नहीं, तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक मरी हुई बेटी होगी और कुछ नहीं। दूसरी तरफ अपने ग्रुप से बिछड़ने के बाद लीजा तन्हा ही अपने सफर पर गामजन थी। मारे मारे फिरते हुए वो एक छोटे से कस्बे में जा पहुंची। वहां उसे एक सुनसान रेस्टोरेंट नजर आया। इसने दरवाजे के शीशे से अंदर झांका, और जब उसे तसल्ली हो गई कि अंदर कोई फौरी खतरा नहीं, तो वो इंतहाई मेहतात कदमों के साथ अंदर दाखिल हो गई। अंदर हर तरफ मौत का सा सुनाटा तारी था। लीजा ने चौकनी नजरों से चारों तरफ का जायजा लिया। मेजों की खिस्ता हालत से आया था कि उससे कबल भी कुछ जिंदा बच जाने वाले अफराद यहां पनाह ले चुके हैं। मगर उस वक्त इसकी औलीन तरजीह खुराक और देगर कारामद इशिया की तलाश थी। इसी गरज से वो बावर्ची खाने की समत बढ़ी। उसने हर कोना छान मारा। तभी उसकी नजर एक ऊंची जगह पर रखी हुई एक बाल्टी पर पड़ी। इसे उतारने के लिए लीजा ने अपनी बंदूक मेज पर रखी और एक डब्बे के सहारे ऊपर चढ़ गई। इसे इस बात का किती इदराक न था कि इसी असनाम में एक ज़ोंबी खामोशी से अंदर आ चुका है। बाल्टी को नीचे लाने के बाद उसने हैरत से देखा कि इसमें खमीर किए हुए आलू मौजूद थे। इसे हरगिज़ तवक्का नहीं थी कि इस वीराने में कुछ खाने के काबिल मिल जाएगा। मगर जैसे ही वो किचन से बाहर निकलने लगी, इसका सीधा टकराव इस खूनी ज़ोंबी से हो गया। लेज़ा ने फौरन बाल्टी जमीन पर फेंकी और अपना खंजर निकालकर इस अफरीत पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। चंद ही सेकंड्स में उसने उसे ढेर कर दिया, मगर खतरा अभी टिला नहीं था। इस झड़प के दौरान पैदा होने वाले शोर ने इर्द-गिर्द मौजूद दीगर ज़ोंबीज़ को भी दावत दे दी थी। मौत तेजी से उसकी जानिब बढ़ रही थी। लीज़ा फौरन जमीन पर झपकी और अंदर की समत भाग खड़ी हुई। भागते भागते उसे प्लास्टिक की गेंदों से भरा हुआ एक बड़ा बालपोट, बच्चों के खेलने की जगह, नजर आया और वो उसमें छिप गई। गेंदों की कसरत के बास उसका पूरा जिस्म इसमें गायब हो गया। लीज़ा की पूरी तौजा बाहर खड़े ज़ॉम्बीज़ की आहटों पर मरकूज थी। मगर वो इस हकीकत से नाआशना थी कि असल मौत तो उसके बिल्कुल करीब ही छिपी है। अचानक किसी ने जोर से उसे नीचे की जानब खींचा। अगले ही लम्हे एक छोटी ज़ोंबी बच्ची उसके चेहरे के बिल्कुल सामने आ गई। इसने लीज़ा को पूरी दरंदगी से दबोच लिया। लीज़ा बड़ी तरह फंस चुकी थी,
मगर आखिरी लम्हे में उसने अपनी पूरी कुव्वत जमा करके एक जोरदार लात रसीद की और किसी ना किसी तरह इस बच्ची को खुद से दूर फेंक दिया। अचानक लाशों के हुजूम ने रेस्टोरेंट का सदर दरवाजा तोड़ दिया। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए लेजा दोबारा इन गेंदों के ढेर में रुपूश हो गई ताकि कोई दरंदा उसे न देख सके। तभी एक हाथ में बिलचा थामे एक औरत तेजी से अंदर दाखिल हुई। वो किसी माहिर शिकारी की मानंद अपने सामने आने वाले हर जोम्बी का सिर कुचलने लगी। चंद ही मिनटों में लाशों का एक इनबार उसके पैरों में लग गया। लेजा अपनी छिपने की जगह से ये सारा सनसनीखेज मंजर देख रही थी। क्योंकि वो नहीं जानती थी कि यह औरत उसकी हमदर्द है या दुश्मन, इसलिए वो मुकम्मल खामोशी अख्तियार किए वहीं दबकी रही। इस कत्ल और गारत के बाद इस औरत ने अपने थैले से एक कुट्र निकाला। इसके बाद उसने जो हरकत की वो लीजा के लिए सख्त हैरान कुन थी। वो इन लाशों की अंगलियां काटकर उनकी कीमती अंगूठियां उतारने लगी। बात यहीं तक महदूद न रही, इसने उन मर्दों के सूने के दानत तक निकाल लिए। ये बात वाज़ेह हो गई कि वो उस तबाह हाल दुनिया की कोई बेरहम लटीरी थी। अपनी लोट मार के बाद उसकी नजर मेज पर पड़े मेश किए हुए आलूओं के प्याले पर पड़ी। इसने वो पियाला भी उठाया और वहां से चलती बनी। लेजा ये सब अपनी आंखों से देख रही थी, मगर वो बेबस थी। वो गुस्से से दानत पेसते हुए इसे जाता देखती रही, क्योंकि वो खुराक उसने कड़ी मशक्कत के बाद तलाश की थी। कुछ देर बाद लीजा ने उसका पीछा करने का इरादा किया। रास्ते में पड़ी कटी हुई अंगलियां इस बात का सबूत थीं कि वो इसी औरत के कदमों के निशानात पर जा रही है। बिलाखिर वो इस लिटीरी की गाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि आलो वाला प्याला गाड़ी की सेट पर रखा है। जैसे ही उसने अपना सामान वापस उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, वो औरत अचानक उसके आइन पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने लीजा को संगीन धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने उसके सामान को हाथ लगाया तो वो उसका सर कुचल कर रख देगी। मगर लेजा भी कुछ ही गोलियां नहीं खेली थी। इसने फिरती से अपनी बंदूक उस पर तान ली और कहा कि वो आलूओं का प्याला इसकी मलकियत है। इब्तदा में तो इस औरत ने उसकी बात को मजाक समझा। तब लेजा ने उसे पूरी तफसील बताई कि ये आलू उसे रेस्टोरेंट से मिले थे और वो ये खुराक किसी के साथ शेयर करने का इरादा नहीं रखती। औरत को उसकी बात की सच्चाई पर यकीन तो आ गया, मगर वो अपना माल वापस करने के हक में न थी। वो धीरे धीरे लेजा की समझ बढ़ने लगी। लेजा ने भी गोली चलाने में जल्दी न की, बल्कि उसने अपनी बंदूक का रख मोड़कर सीधा गाड़ी के फ्यूल टैंक की जानब कर दिया। उसका पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था। अगर उस औरत ने एक और कदम बढ़ाया तो वो पूरी गाड़ी को धमाके से उड़ा देगी। औरत ने हका बिका रहकर पूछा, अगर तुमने टैंक को उड़ा दिया तो खुद तुम्हारा क्या बनेगा? चंद लम्हों तक दोनों के दरमियान एक जानलेवा तनाव बरकरार रहा। बिलाखिर लीजा ने एक दरमियानी रास्ता पेश किया। इसने पेशकश की कि वो आलूओं का प्याला आधा आधा बांट लें। कुछ देर सोच विचार के बाद इस औरत ने यह पेशकश कबूल कर ली। इधर दूसरी जानिब लिया की हालत लम्हा बे लम्हा तशवीशनाक होती जा रही थी। निक उसकी देखभाल में मसरूफ था कि उसकी नजर पास रखी सफेद गोलियों की एक पड़िया पर पड़ी। चूंकि वो अपने माजी में मंशियात का आदी रह चुका था, इसलिए वो फौरन पहचान गया कि ये कैसी गोलियां हैं। एगरचा उसने एक उर्से से निशा तर्क कर दिया था, मगर वो पुरानी लत इसके अंदर से मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई थी। शदीद जहनी कशमकश के बावजूद वो खुद पर काबू न रख सका और आखिरकार वो गोलियां उसने अपनी जेब में रख लीं। आहिस्ता आहिस्ता रात का अंधेरा छाने लगा। मेडी लिया को उठाकर ट्रेडिंग पोस्ट के बाहर ले आई। इसकी दिल्ली ख्वाहिश थी कि लिया जिंदगी की आखिरी सांसों में अपने वालिद से मिल सके। तभी लिया ने कमजोर पड़ती हुई आवाज में मेडी से इल्तिजा की, अगर मैं एक खूनख्वार लाश में बदल जाऊं तो मुझे मार देना। मैं हरगज नहीं चाहती कि मेरे वालिद मुझे उस भयानक रूप में देखें। मैडी ने उसकी ढारिस बंधाते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर उसके अपने चेहरे पर फैली परेशानी सब कुछ हयां कर रही थी। आयन इसी वक्त एक पानी का टिंकर वहां आ रखा। मेडी समझ गई कि डीनियल बलाखिर पहुंच गया है। वो जानती थी कि जब डीनियल अपनी जवान साल बेटी को इस मौत के दहाने पर देखेगा तो वो अंदर से करची करची हो जाएगा। मगर अब हकीकत पर पर्दा डालने का कोई जवाज नहीं था। डीनियल तेजी से कदम बढ़ाता हुआ उनकी जानिब आया। मेडी ने उसे रोककर हकीकत बताने की कोशिश की, मगर इस वक्त वो किसी की कोई दलील सुनने को तैयार न था। जैसे ही वो अपनी बेटी के सरहाने पहुंचा, उसने उसे पुकारा, मगर कोई जवाब न आया। अपनी बेटी की यह दर्दनाक हालत देखकर डिनियल का कलीजा फटकर रह गया।